नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब जो आपका अपना परिवार है उसमें स्वागत करता हूं। ये आपका अपना ही परिवार है। आप जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं आप सब इस परिवार के सदस्य हैं। डिस्कवरी स्टडी सर्किल के सब आप लोग सदस्य हैं, मेंबर है, एक परिवार है हम लोगों का। उस परिवार के आप सब सदस्य हैं। आपका सहयोग सराहनीय है, क्योंकि कोई भी परिवार बिना सहयोग और बिना समर्पण के आगे नहीं बढ़ सकता। आपका सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक, चलिए आपके अपने ही परिवार में, आपके अपने कुनबे में, कुटुंब में एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, संविधान की नेक्स्ट क्लास, जो प्रॉपर संविधान शुरू होता है बच्चों यहीं से शुरू होता है। भाग 1। कितने भाग हैं संविधान में आप जानते होंगे। भाग हैं इस समय 22, ना 25 भाग भी कहे जाते हैं। कितने? 25। बताऊंगा 25 भाग क्यों है। अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 12, ये मोटा मोटा आंकड़ा है। भाग 22, तो जो भाग 22 है ना, उस भाग 22 में कुछ भाग जोड़े गए हैं, लेकिन वो भाग कौन सा है? जैसे भाग 4 था तो भाग 4 में 4 कै जोड़ दिया गया। भाग 9 था, भाग 9 में 9 कै और 9 कै जोड़ दिए गए। एक भाग 14 था, उसमें भाग 14 कै जोड़ दिया गया। तो कुल कितने भाग जुड़ गए? 1 2 3 4, 4 भाग जुड़ गए, है ना। तो 22 और 4 26। लेकिन भाग 7 बच्चों समाप्त हो गया है। भाग 7 क्या हो गया? समाप्त हो गया है। भाग 7 में क्या था बताऊंगा आगे, आज वही हम लोग पढ़ेंगे। तो 22 भाग, अब कितने भाग है वर्तमान में? 25 भाग है। लेकिन ये 25 भाग जो है ना, जो मूल भाग है उन्हीं का एक पार्ट है। भाग 9 है, भाग 9 कै 9 है, तो भाग 9 का ही पार्ट है। तो अगर हम उनको भाग में ऐसे ही गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो भाग 22 ही माने जाएंगे, और कुल अगर गिनेंगे तो भाग 25 माने जाएंगे। पूछता कैसे है? अगर यह पूछता है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 25। पूछे संविधान में कितने भाग हैं केवल, अगर सिर्फ यह पूछता है तो 22 भाग ही हैं। अनुच्छेद इतने ही हैं। भले आज किताबों में कितने मिल रहे हैं आपको? 460 से ऊपर मिल रहे हैं, लेकिन 460 जो अनुच्छेद है ना, वो इन्हीं का पार्ट। जैसे अनुच्छेद 21 है, तो 21 को 21 कै जोड़ दिया। 21 में 21 तो वैसा का वैसा ही है, उसमें 21 कै जोड़ दिया। एक 243 था, अब उस 243 जो भाग 9 का पार्ट है, उस 43 में कै से लेकर पहले अनय तक, और फिर उसके बाद यह 6 तक है। उसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, ठीक ना, जानते हो आप। 16 अनुच्छेद तो 9 कै में ही है, बाकी 18 या 19 अनुच्छेद 9 कै में है जो एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, और बाकी बहुत सारे जोड़े गए हैं। जो नीति निर्देशकता तो है भाग 4 में, उसमें 4-5 नए अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक, 39 कै है, 48 कै है, 43 कै है। तो ये सब क्या है? ये उन्हीं अनुच्छेदों के पार्ट है जो जोड़े गए हैं। याद रहेगी बात? ठीक है, एक तो ये चीज याद रखिए आप। तो वास्तव में भाग अगर पूछे कि संविधान अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 है। ठीक, भाग कितने? 22। अगर वर्तमान में कुल पूछे तो 25, और ये तो आपके अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं आपको। 460 से ऊपर हो चुके हैं, 468 69 के आसपास ही समय है। अनुसूचियां 12 ही हैं, मूल में कितनी थी? 8 थी। ठीक, चलिए जैसे जैसे संविधान आगे बढ़ेगा ये सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ये जरूर आपको लिखना है कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं। भाग 4 कै, 9 कै, 9 कै और 14 कै, ये भाग अलग से जोड़े गए हैं, और भाग 7 समाप्त हो गया है। आज का टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहां से कहां? 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बच्चों, यह भाग 1 है संविधान का।
भाग एक जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इस भाग में शामिल है। भाग एक क्या कहता है, यानी केंद्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होना चाहिए, यह भाग एक कहता है। संघ यानी केंद्र, संघ क्या है, हमारा केंद्र है, और राज्य आप जानते हैं राज्य प्रांत है। अनुच्छेद 1 पहला अनुच्छेद क्या कहता है? पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। इट्स अ सेल ऑफ स्टेट, इट शैल बी अ स्टेट ऑफ यूनियन। याद रहेगी बात, दोबारा सुन लीजिए। भाग एक में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत, इट शैल बी अ स्टेट ऑफ यूनियन। सेल का प्रयोग हुआ है, विल का प्रयोग नहीं हुआ है। सेल का प्रयोग कहां होता है? सेल का प्रयोग वहां होता है जहां निश्चित रूप से कोई चीज होनी होती है। तो भाग एक में कहा गया इंडिया दैट इज भारत, ठीक, इट शैल बी अ स्टेट ऑफ यूनियन। हिंदी में बोलते हैं राज्यों का संघ, राज्यों का संघ बोलते हैं। और आपको पता होगा संघ की इंग्लिश फेडरल होती है, फेडरल, लेकिन यहां पे कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट। एक्चुअली आप जानते जब संविधान का अनुवाद हुआ था तो अनुच्छेद 393 और 394, इन दोनों अनुच्छेदों में संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान का नाम और संविधान का अनुवाद का उल्लेख है। संविधान के अनुवाद के बारे में यही उल्लेख है कि हिंदी में जो अनुवाद किया गया है, लेकिन आधार जो माना जाएगा वो अंग्रेजी संस्करण ही माना जाएगा। यानी अगर हिंदी के संविधान में किसी व्याख्या को लेकर कोई समस्या होती है, किसी शब्द के अर्थ को लेकर समस्या होती है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा वो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य है। तो संघ का मतलब तो फेडरल होता है। जब अनुवाद किया तो क्या बोलते संघ को? फेडरल, मतलब स्टेट ऑफ यूनियन। क्या बोला? स्टेट ऑफ यूनियन। और आप जानते हैं यूनियन, यूनियन की अंग्रेजी संघ नहीं होती है, या यूनियन की अंग्रेजी फेडरल नहीं होती है ना। यूनियन तो खुद एक क्या है, अपने आप में अंग्रेजी शब्द है। तो यूनियन की हिंदी अंग्रेजी जो होती है वो फेडरल नहीं होती, संघ की होती है। और हम फेडरल स्टेट है भी और नहीं भी। तो राज्य का जो संघ है वो हिंदी में कहा गया है, और जो अंग्रेजी में कहा गया है वो कहा गया है इट्स शैल बी अ स्टेट ऑफ यूनियन, इट शैल बी अ स्टेट ऑफ यूनियन। तो यूनियन है, इसीलिए कहा गया राज्यों का संघ हिंदी में कहा गया और अंग्रेजी का संस्करण ही मान्य है। ये सिर्फ किसकी बात है? प्रथम अनुच्छेद की बात है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। नाम को लेकर भी बड़े चर्चे हुए हैं कि क्या नाम रखा जाए भारत का। भारत रखे, हिंदुस्तान रखे, जम्बूद्वीप रखे, क्या नाम रखे बच्चों भारत का? सुप्रीम कोर्ट में भी 2 साल पहले यह केस हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत नाम ही सबसे सर्वोत्तम है, यही नाम रखिए, छेड़छाड़ मत कीजिए इसके साथ। कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ काम नहीं होता कि हमारे राष्ट्रगान से सिंध को अलग कर दो, कि सिंध पंजाब में चला गया है। तो ये बिना मतलब की बात है कि सिंध को अलग, क्या होगा सिंध को अलग करने से भाई? जब राष्ट्रगान लिखा गया था सिंध भारत का हिस्सा था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो उसको अलग कर दोगे, क्यों अलग कर दोगे उसको? तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो हमको अंग्रेज दे गए या पाकिस्तान के संदर्भ में हमारे यहां रह गई हैं, क्या सब बाहर निकाल दोगे आप? तो ये सब चीजें बिना मतलब की बातें होती हैं, जो कुछ लोग बिल्कुल नाम अपना रोशन करने के लिए, लाइमलाइट मारने के लिए इस तरह काम करते हैं। तो इंडिया दैट इज भारत नाम है, वो सर्वोत्तम नाम है, उससे अच्छा नाम नहीं हो सकता है, याद रखिए। तो ये तो राज्य की यूनियन, ठीक, ये तो क्या अनुच्छेद 1। अब जो अनुच्छेद 2 है, देखिए आप, अनुच्छेद 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 2 यह कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश, या क्षेत्र के प्रवेश,
और नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना। अनुच्छेद 2 और 3 में बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों कि किसमें क्या है। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज मैं आपके समक्ष आया हूं। अनुच्छेद 2 केवल नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है, नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है और नए राज्यों के निर्माण की स्थापना की बात करता है, और यह अधिकार देता है संसद को। क्या देता है? संसद को। पूरी बात यह है अनुच्छेद 2 में कि संसद को विधि बनाकर भारतीय संघ में नए क्षेत्र के प्रवेश, नए राज्य के प्रवेश और नए राज्य की स्थापना करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 2 कहता है। दोबारा सुन लीजिए, अनुच्छेद 2 यह कहता है संसद को विधि बनाकर नए क्षेत्र के प्रवेश या नए राज्य के प्रवेश और नए राज्य की स्थापना का अधिकार है, विधि बनाकर। यह अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 3 यह कहता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन और नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया, नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रपति के माध्यम से ही शुरू होगी। स्पष्ट होगी बात। नए राज्य का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 में है। निर्माण की प्रक्रिया और नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन और निर्माण की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 3 में है। क्वेश्चन ये पूछता है कि नए राज्य के निर्माण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ये क्वेश्चन आता है ना कि नए राज्य के निर्माण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। देखो, नए राज्य के निर्माण का उल्लेख अनुच्छेद 3 में माना जाएगा। 100 याद रखेगा आप, किसमें? 3 में। नए राज्य की स्थापना और नए राज्य का प्रवेश जो है वो अनुच्छेद 2 में है। स्थापना और निर्माण में क्या अंतर है ये ध्यान लीजिए आप। स्थापना मतलब होता है किसी राज्य की स्थापना करना। कोई राज्य जब बाहर का क्षेत्र था हमारे में शामिल, जैसे सिक्किम है, हमारे में शामिल किया गया, वो सिक्किम 2 के तहत हुआ है। बेरूबाड़ी का मामला था पाकिस्तान के साथ, वो अनुच्छेद 2 के तहत हुआ है। तो नए राज्य की स्थापना करके हमने उसे शामिल किया है। अपने देश के अंदर हम सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं ना। अब उत्तराखंड बना, हमने सीमा परिवर्तन किया है कि नहीं किया? हमने कहते कि भाई हरिद्वार, सहारनपुर, बिजनौर ये सीमा होगी, इससे उधर उत्तराखंड, इधर कौन बन गया? उत्तर प्रदेश रह गया। तो सीमाओं में परिवर्तन कर दिया हमने, यानी और उससे क्या होगा? नया राज्य बन गया। तो नए राज्य का जो निर्माण की प्रक्रिया है और जो नए राज्य निर्माण है वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही शुरू होता है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष है, हेड ऑफ स्टेट है राष्ट्रपति। तो बिना राष्ट्रपति की सहमति के हम उसके क्षेत्र का कोई भी हिस्सा घटा बढ़ा नहीं सकते, कि वो कौन है? वो राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्र का मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट है। तो राष्ट्रपति की से ही प्रक्रिया शुरू होती है। कैसे होती है अभी चर्चा करते हैं। पहले भाग 2 देखते, अनुच्छेद 2 देखते हैं। नए राज्य का प्रवेश, नए क्षेत्र का प्रवेश, क्षेत्र का प्रवेश और नए राज्य की स्थापना किसमें? अनुच्छेद 2 में है। क्या अनुच्छेद 2 में किया गया संशोधन, संविधान में किया गया परिवर्तन, संविधान में संशोधन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अनुच्छेद 4 यह कहता है अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो 1960 में, कल मैंने इससे पहली वीडियो में चर्चा रखी मैंने, बेरूबाड़ी बारी भी बोलते हैं, बनाम भारत संघ का मुकदमा था 1960 का। यह क्षेत्र भारत की संसद ने पाकिस्तान को दे दिया था। कहां दिया था? पाकिस्तान को। एक्चुअली एक क्षेत्र था, इसमें गांव बटा हुआ था, गांव के बीचों बीच में को सीमा जा रही थी। तो गांव के लोगों ने कहा भैया तो हमें वहां रखो या हमें यहां रखो। तो वो गांव सब पाकिस्तान में जाना चाहता और हमने उसको पाकिस्तान में दे दिया। 1960 से पहले की बात है। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया बेरूबाड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट ने के माध्यम ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या भारत सरकार संसद की अनुमति के बिना या संविधान में संशोधन किए बिना अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे सकती है क्या? या उसका जो क्षेत्र है भारत में बिना संशोधन के शामिल कर सकती है क्या? क्या वो एक विधि
संविधान संशोधन मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, यदि अनुच्छेद 2 के तहत भारत किसी दूसरे देश के क्षेत्र को या दूसरे किसी संरक्षित क्षेत्र को अपने देश में शामिल करता है या अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा दूसरे देश को देता है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन माना जाएगा और संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए 9वें संशोधन के तहत, कौन संशोधन? 9वां संशोधन के तहत यह माना गया था, बेरूबाड़ी संघ दिया गया। 100वां, आप जानते हैं 36वां संशोधन सिक्किम के लिए हुआ और 100वां संशोधन अभी 2015 में हुआ है, जो हमने बांग्लादेश को कुछ अपना क्षेत्र दिया है, कुछ से हमने क्षेत्र लिया है ना। यानी अगर हम कोई क्षेत्र देते हैं या लेते हैं तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यदि हम जम्मू कश्मीर है हमारा, पाक अधिकृत कश्मीर, उसे भारत में शामिल करते हैं कि वो भारत का अभिन्न अंग है, उसके लिए संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा ही क्षेत्र है, वो हमारा ही एरिया है, उसके नहीं। अगर हम बलूचिस्तान को शामिल करें भारत में, अगर भाई बलूचिस्तान भी हमारा, सिंध भी हमारा, तो उसके लिए हमें संशोधन करना पड़ेगा। हम कुछ अपना क्षेत्र दे दे, ले भाई पाकिस्तान को ले, तो आजा जो है अपना ये राजस्थान रेगिस्तान वाला हिस्सा, ये से तू ले जा, हमें संशोधन करना पड़ेगा। पर देश की सीमाओं के अंदर अगर राज्य बनाना है, अभी उत्तर प्रदेश को 4 क्षेत्र में बांटने की बात चल रही थी, अब कुछ जिले मिला के हरियाणा में, कुछ जिले एनसीआर में मिला, ठीक ना, इस तरह का अलग एक 4 भाग बनाने की बात थी। तो यह काम केंद्र सरकार का काम है, इसे सरकार कर सकती है और ये किया गया कार्य संविधान में संशोधन नहीं माना जाता। क्या तेलंगाना के लिए कोई संशोधन हुआ? उत्तराखंड बनने के लिए कुछ हुआ? नहीं ना। इसलिए या नाम परिवर्तन होता है, किसका नाम से भी नाम बदल गया, उड़ीसा का ओडिया नाम हो गया, पांडिचेरी का नाम बदल गया पुदुचेरी, कुछ हुआ संशोधन? नहीं। नाम बदलने में और सीमाएं बदलने में राज्यों की कोई संविधान संशोधन नहीं माना जाता, ठीक ना। अगर 2 के तहत परिवर्तन हो रहा है तो संविधान संशोधन माना जाएगा बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ के मामले से। अनुच्छेद 2 क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया, नाम और सीमाओं में परिवर्तन के संबंध की प्रक्रिया के बारे में बताता है और यह कहता है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया राष्ट्रपति के माध्यम से ही शुरू हो सकती है। प्रक्रिया कैसे होती है ये देखिए आप। अगर किसी राज्य का नया राज्य बनाना है, कोई नए राज्य निर्माण करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, राज्य का नाम बदलना है, राज्य की सीमा बदलनी है, पर कोई ऐसा काम करना है, तो वो प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? वो प्रक्रिया राष्ट्रपति शुरू होती है। कहां से शुरू होगी? वो प्रक्रिया राष्ट्रपति शुरू होगी। कैसे? सबसे पहले आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के काम नहीं कर सकता, कोई भी काम। तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद सलाह देगी कि हमको जो है यूपी से अलग एक उत्तराखंड राज्य बनाना है। पहले इसका नाम उत्तरांचल था। क्या नाम था? उत्तरांचल। कि हमें उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर उत्तरांचल बनाना है। तो यह सलाह मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में भी अंतर होता है। कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल कहते हैं और बाकी सभी मंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलाकर मंत्रिपरिषद कहते हैं। सामान्यतः मंत्रिमंडल ही एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हालांकि एग्जीक्यूटिव बॉडी संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद है, लेकिन मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय होता है, इसलिए उसकी आम बैठकें हो नहीं पाती, मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं और मंत्रिमंडल ही सारे काम करता है। खैर, तो मंत्रिमंडल ने सलाह दी राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति इससे संबंधित एक पत्र उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजेगा, राज्य के विधानमंडल के पास भेजेगा। कौन भेजेगा? राष्ट्रपति भेजेगा। अगर यूपी से उत्तरांचल अलग हो रहा है तो कहां भेजेगा? यूपी विधानमंडल के पास भेजेगा कि भाई हमें उत्तरांचल बनाना है और एक समय देगा कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 15 दिन, 20 दिन, इतने दिन के अंदर आप इस प्रस्ताव को विधानमंडल में रखिए, सहमति असहमति बताइए क्या रही और हमारे पास नियत समय में भेज दीजिए। फिर तो कहां आएगा वो? अब किसके पाले में गेंद चली गई? विधानमंडल के पाले में। अब जब विधानमंडल के पास आ गई,
अब अगर विधानमंडल नहीं, विधानसभा और विधान परिषद जहां पर है, ये दोनों सदन, या विधानसभा जहां अकेली विधानसभा ही है, तो यानी विधानमंडल जो होता है, क्योंकि विधानमंडल का अंग राज्यपाल भी होता है, तो ये विधानमंडल उस प्रस्ताव को जो राष्ट्रपति ने भेजा उसे पास भी कर सकता है, उसे फेल भी कर सकता है। राज्य की सहमति असहमति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर राज्य सहमत है तो भी राष्ट्रपति उसे वापस कहां रखवाएगा? संसद में रखवाएगा। और राज्य सहमत नहीं है तो भी उसे राष्ट्रपति रखेगा संसद में, और यह मान लीजिएगा उसने उसको मान लिया है। 2000 में जब उत्तराखंड बना तो यहां पर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, और मुलायम सिंह यादव जी उत्तरांचल बनने के बिल्कुल विरोधी थे। हमें उत्तरांचल नहीं बनने देना है। रामपुर तिरहा कांड आप जानते होंगे, सुना होगा आपने, रामपुर तिरहा कांड। जब उत्तराखंड के क्रांतिकारी, यानी क्रांतिकारी करो आजाद, वो नए राज्य निर्माण के जो क्रांतिकारी थे, वो जब लाल किले पर धरना देने आ रहे थे तो बहुत सारी बसें थी, उनमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे। तो रामपुर तिराहे पर बड़ा नरसंहार हुआ था। खैर, तो सरकार मुलायम सिंह की थी, रामपुर तिराहे के समय भी सरकार मुलायम सिंह की थी, और पीवी नरसिम्हा राव जो थे भारत के, ओ नहीं क्या नाम, हाँ, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में भारत के प्रधानमंत्री थे, और सरकार फिर भी किसकी थी? मुलायम सिंह की थी। अब मुलायम सिंह थोड़ी उत्तराखंड बने थे, उन्होंने तो ये प्रस्ताव फेल कर दिया, राष्ट्रपति के पास भेजा ही नहीं, मना कर दिया कि हम चाहते नहीं बनाना। तो फिर भी क्या, वो राष्ट्रपति ने कहां रखवाया संसद में। अब संसद में बीजेपी का बहुमत था, बीजेपी और उसके साथ जो बाकी पार्टियां थी, वो सभी पार्टियां उत्तरांचल बनाना चाहती थी, ठीक ना। तो उन सब ने मिलकर संसद में साधारण बहुमत से, कि राज्य निर्माण करना है तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्या चाहिए संसद में केवल साधारण बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत मतलब होता है आधे से एक अधिक, आधे मेंबरों से एक अधिक, और सरकार का बहुमत था तो साधारण बहुमत से वो विधेयक पास कर दिया। विधेयक पास हो गया, और 9 नवंबर 2000 को ईस्वी में उत्तरांचल नया राज्य बन गया। यूए, उत्तरांचल नया राज्य बन गया। ठीक, तो इस तरीके से नया राज्य बनता है। अगर केंद्र सरकार चाहे कि राज्य बनाना है तो वो बना कर रहेगी। तेलंगाना का विरोध भी आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया था, पर फिर भी तेलंगाना बना, है ना। इसीलिए तो इसी तरीके से होता है। उत्तरांचल का जो नाम यूके पड़ा, उत्तराखंड पड़ा, वो पड़ा 1 जनवरी 2006 को। कब पड़ा? 1 जनवरी 2006 को उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड रखा। उत्तरांचल से उत्तराखंड क्यों किया, मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली बीजेपी सरकार नहीं चाहती थी उत्तराखंड, अगर किसी भी राज्य में खंड शब्द जुड़े, खंड का मतलब रहता है जैसे कोई अलग चीज हो, तो उत्तरांचल सरकार चाहती, बीजेपी सरकार चाहती थी केंद्र में अब उत्तराखंड नाम न रखा जाए, उत्तरांचल नाम रखा जाए, उत्तर का अंचल, तो इसे अपनापन लगता है। उत्तराखंड, अखंड का मतलब क्या? अलग हो गया। लेकिन जब सरकार कांग्रेस की आई तो उसे इन सब बातों से मतलब नहीं होता है, तो उसने क्या कर दिया, नाम रख दिया उत्तराखंड। तो क्योंकि नाम बदलने का अधिकार केंद्र सरकार को है, नाम बदलने का स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है, केंद्र सरकार को है। तो जब केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव गया उत्तरांचल की सरकार से, वहां पे सरकार कांग्रेस की थी, गया और तुरंत नाम रख दिया 2006 में उत्तराखंड रख दिया, यूके रख दिया। नाम बदलना बच्चों इतना आसान नहीं होता है। नाम बदलना संसद के लिए तो आसान है, लेकिन उस राज्य पर कितना खर्च पड़ता है देखिए आप। जब उत्तराखंड बना तो बहुत पैसा खर्च हुआ, करोड़ों की संख्या में पैसा खर्च हुआ। कहां खर्च हुआ? सब नाम बदलना पड़ता है, नेम प्लेट बदलनी पड़ती है। यूए था, फिर यूके करेगी गाड़ी की प्लेट। जो पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे डाक होती है, रेलवे की चीजें होती हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सब में नाम परिवर्तन किया गया। तो नाम परिवर्तन करने पर बहुत पैसा खर्च होता है। खैर, तो ये तो बात होगी नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, ये अनुच्छेद 3 की बात होगी। अब जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया परिवर्तन संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं है संशोधन।
लेकिन बेरूबाड़ी मामले में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 2 के तहत कोई परिवर्तन होता है, कोई नए राज्य का प्रवेश होता है, या हम कोई नया क्षेत्र किसी को देते हैं तो संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे 3 बार हुआ है, 3 का मतलब ज्यादा बार हुआ है, ठीक ना। जैसे नोवा बताया आपको बेरूबाड़ी मामला, जब पांडिचेरी भारत में शामिल किया तब भी किया गया था संशोधन 1954 में, ठीक ना। जब सिक्किम शामिल किया तब भी किया गया। अभी समझौता हुआ 2015 में बांग्लादेश के साथ, यानी बांग्लादेश के साथ, तो उसमें भी हमने किया 100 संशोधन। तो ये संशोधन करने पड़ते हैं अगर अनुच्छेद 2 की बात है, और 3 की बात तो करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब थोड़ा सा चलते हैं इतिहास में। कहां चलते हैं? इतिहास में। इतिहास में चलने का मतलब यह है बच्चों कि हम ये देखेंगे कि भारत में जो नए राज्य बने, वो नए राज्य कैसे बने, किस तरीके से बने। हमारे राज्यों की सीमा आपस में एक जैसी नहीं, जितना अमेरिका में है, यूएसए में 50 राज्य है, सीमाएं सीधी सीधी हैं, ऐसे करके ऐसे राज्य बने हुए। हमारे यहां क्या कि कोई ऐसे चला गया, कोई फिर ऐसे चला गया, कोई ऐसे ऐसे आ गया। उत्तर प्रदेश का तो एक जल देखो आपने, ऐसे बिल्कुल आके और ये ऐसे करके पता नहीं कहां इधर। ऐसे चला गया। तो हमारे ऐसे राज्य क्यों बने? हमारा राज्य ऐसे इसलिए बने कि हमारा राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। किस पर हुआ है? भाषा के आधार पर हुआ है। जबकि भाषा को आधार बनाने का विरोध हमेशा होता रहा। एसके धर समिति, जो संवैधानिक समिति थी, एसके धर समिति, उसे राज्य भाषा समिति कहा गया। एसके धर उसके अध्यक्ष थे। इसका गठन राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, उसने भी भाषा को मना किया। फिर एक जेवीपी समिति बनी थी, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य गठन को मना किया गया था। ठीक, लेकिन अगर आप देखें और इतिहास में जाएं, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग सबसे पहले किसने की थी पता आप जानते हैं बच्चों? नेहरू समिति ने। नेहरू समिति, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 ध्यान रखिएगा। नेहरू समिति में पहली बार भारत में भाषा के आधार पर राज्य गठन की बात करी गई थी। किसमें? नेहरू समिति 1928 में। उसके बाद जो भी समितियां बनी उन सब ने भाषा के आधार को मानने से मना किया, क्योंकि यह लगा कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो भारत एक बहुभाषा भाषी क्षेत्र है, तो भाषा के आधार पर पता नहीं कितने राज्यों की मांग उठ जाएगी। अब मांग उठेगी, अब जाहिर सी बात जब मांग उठेगी तो मांग फिर माननी पड़ेगी, मानवीय हानि होगी अगर नहीं मानेंगे तो। उस मानवीय हानि को रोकने के लिए मांग माननी पड़ेगी। और भारत एक प्रकार से जो अखंड भारत रखना चाहते हैं उसमें बहुत सारे राज्य पैदा हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात होती है कि जब हम संघ की बात करते हैं तो संघ में क्या होना चाहिए कि संघ में जितने राज्य होंगे तो केंद्र उतना मजबूत होगा, और संघ में जितने राज्य ज्यादा होंगे उतना संघ मजबूत होगा। संघ का मतलब फेडरल सिस्टम मजबूत होगा। फेडरल सिस्टम मजबूत तब होता है जब राज्यों के पास पावर ज्यादा होती है। अमेरिका में 50 राज्य है, मजबूत फेडरल है, लेकिन वहां पर केंद्र मजबूत नहीं है। हमको केंद्र मजबूत चाहिए। केंद्र मजबूत कब होगा? जब राज्य कम होंगे। हम अपने यहां 60 राज्य बना दें, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, प्रधानमंत्री जी की बात सुनेगा कोई? कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हमको केंद्र मजबूत चाहिए। केंद्र मजबूत जब रहेगा जब उसकी इकाइयां कम होंगी, तब उसके पास पावर ज्यादा रहेगी। इकाइयां बांटती बहुत सारी तो उसके पास पावर कम हो जाएगी। तो केंद्र मजबूत रखने के लिए राज्य की संख्या कम होनी चाहिए भारत में, जो कि अभी कितनी है? 28 है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान स्थिति तो यह है। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले बात करने वाली नेहरू समिति। उसके बाद ध्यान रखिए बच्चों, मैंने कहा आपको एस के धर समिति 1948 की है। इसे बोलते हैं राज्य भाषा समिति। राज्य भाषा समिति, ये संविधान जो सभा के मेंबर थे ये लोग
उनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। एक फिर 1949 में, उनसे पहले की बात है सर, हाँ सर उनसे पहले की बात है, अभी जो बताया मैंने आपको। JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने भी भाषा को मना किया, इसने भाषा को मना किया। लेकिन आप जानते हैं 1952 में कौन, श्री पोट्टी रामालू, श्री पोट्टी रामालू ने तेलुगु भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से अलग करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करी। श्री पोट्टी रामालू नायडू पूरा नाम था, और लगभग 60-61 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल करी। 1952 की बात है। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू बिल्कुल नहीं चाहते थे अब भाषा के आधार पर भारत में राज्य बने। वो दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्हें मालूम था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाओगे तो भारत की अखंडता को हम कामयाब सही तरीके से पूरी मजबूती से नहीं रख सकते। तो नेहरू ने बहुत कोशिश करी, अब चलो अब कोई बात नहीं, होने दो, हड़ताल करने दो, विरोध नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। पर जब इनकी मृत्यु होगी, लगभग 61 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब इनकी मृत्यु होगी, तो पूरे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में दंगे होने शुरू हो गए। बहुत सारे मानवीय क्षति पहुंची, कई लोग मारे गए। तब जाके पंडित नेहरू पर दबाव बना साउथ के राज्यों का कि आप क्यों नहीं मांग पूरी करते हैं। तो पंडित नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश, एक नया राज्य भाषा के आधार पर बना दिया। यह भारत का पहला राज्य है जो मद्रास से अलग हुआ। पर पंडित नेहरू, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, दूरदर्शी थे, उन्होंने क्या काम किया, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में ही बनाया। कब बनाया, 53 में, ठीक है ना। किसके अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इस आयोग के अध्यक्ष थे। यह 3 सदस्यीय आयोग था। कितना आयोग था, 3 सदस्यीय आयोग बनाया 1953 में ही पंडित नेहरू ने। अक्टूबर में राज्य बना दिया, फिर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। काम सौंपा कि आप ये देखिए भारत में किस तरह के राज्य होने चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि बच्चों, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत में 4 श्रेणी के राज्य थे, कै, ख, ग और घ। ये राज्यों की 4 श्रेणियां थी पहले 1950 में। कै श्रेणी में वो राज्य थे जो पूर्ण राज्य थे, जहां विधानसभा और मुख्यमंत्री होते थे। ख श्रेणी के राज्य वो थे जहां बच्चों विधानसभा भी थी और राजा भी थे, यानी वहां भी गवर्नर नहीं होता था, यहां विधानसभा भी थी और राजा भी थे। ग श्रेणी में केवल वो थे जो अभी देसी रियासतें थी, ग श्रेणी में, पर उनको राजा दर्जा दे रखा था, यहां विधानसभाएं नहीं थी। ये विधानसभा वाले एक प्रकार से राजा थे और ये बिना विधानसभा वाले राजा थे। घ श्रेणी में एक वो था जिसको केंद्र ने अपने पास रखा, जैसे अंडमान निकोबार, तो घ श्रेणी में था। तो ये 4 श्रेणी थी राज्यों की, एक श्रेणी ये थी। तो ये पूर्ण राज्य थे जो विधानसभा वाले राज्य थे, ये विधानसभा वाले और राजाओं वाले, और ये पूर्णतः राजा वाले थे, और ये केंद्र शासित प्रदेश जैसे थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाएगा, उसका यही काम था कि फजल अली के अध्यक्ष में बना था, 3 इसके सदस्य थे, कि आप ये देखिए कि पूरे भारत में किस प्रकार से राज्य बनाए जाए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में, बच्चों 1955 में अपनी सिफारिश से पेश कर दी पंडित नेहरू को, और नेहरू जी ने सिफारिश से मान ली। और सिफारिश मानने के बाद 1955 में सिफारिश मानने के बाद 1956 में
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। और इस जो ये आयोग था जिसने सिफारिश सौंपी, उसमें कुछ सिफारिश ये थी बच्चों, मैं आपको बताऊं। इस आयोग ने कहा था कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, बशर्ते जहां पिछले 50 वर्षों से लगातार जनता भाषा के आधार पर राज्य की मांग कर रही हो, नेता नहीं, जनता मांग कर रहे हो, वहीं सरकार को सोचना चाहिए। बने ना बने बात अलग है, सरकार को उस मांग पर विचार करना चाहिए। जहां पर पिछले 50 सालों से लगभग लगातार भाषा के आधार पर राज्य की मांग हो रही है कि वहां नहीं, अब जब आंध्र प्रदेश बना तो बन गए हमको कन्नड़ चाहिए, हमको गुजरात चाहिए, हमको असम चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जहां पिछले 50 वर्ष से लगातार मांग चल रही हो, उन्हीं क्षेत्रों में नए राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विकास, प्रशासनिक सुविधा, ठीक है ना, विकास प्रशासनिक सुविधा, ये भी राज्य निर्माण के आधार होने चाहिए। जैसे उत्तराखंड बना भाषा के आधार पर नहीं बना, वो विकास के आधार पर बना, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बना। तेलंगाना बना भाषा के आधार पर नहीं बना, विकास के आधार पर बना, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर बना। कारण क्या था कि वहां पर भी तो तेलुगु बोलते हैं, वहां भी तेलुगु बोलते हैं, लेकिन उन क्षेत्र का यह आरोप था कि आंध्र प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र है। अब वहां की जो विधानसभा थी, आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा थी, आपको पूरे तेलंगाना क्षेत्र का जो है शोषण करती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। जैसे ना उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का एरिया है, तो हम देखते हैं बुंदेलखंड की तरफ सरकार का बहुत ध्यान हमेशा नहीं रहा। बुंदेलखंड के लिए अलग पैकेज होता है सरकार के पास, लेकिन वास्तव में वहां पर विकास के नाम पर बहुत कम चीजें भी हैं। जैसे कि पश्चिमी यूपी में या पूर्वांचल में चल रहा है या अवध में है, बुंदेलखंड में वो चीजें अभी नहीं है। इसलिए बुंदेलखंड में नए राज्य की मांग समय समय पर होती रहती है। यह बात तो ये था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग की थी, मैंने बता दिया अभी आपको। इसी की सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और उसके तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 56 के तहत ही भारत में जो ये 4 भाग थे, ये चारों भाग बच्चों 7, ये जो है ना 4 जो वो थे वर्ग राज्यों के, ये भाग 7 में थे। किसमें थे? भाग 7 में। तो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि ख और ग श्रेणी राज्य समाप्त हो गए। अब भारत में केवल क और घ श्रेणी के राज्य शामिल। क और घ, आप जानते हैं ये 4 श्रेणियां हैं, ये अलग अलग भाग में थी। जो क राज्य हैं वो भाग 6 में है। किसमें? 6 में। जो ख और ग थे वो भाग 7 में थे। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश हैं और भाग 9 में पंचायतें हैं, है ना, क्रम से ऊपर से नीचे। भाग 5 केंद्र संघ, भाग 6 ये वाले राज्य, भाग 7 में ये 2 राज्य थे ख और ग, और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, और भाग 9 में क्या है? पंचायतें। अब जब ये दोनों भाग समाप्त कर दिए और भारत में केवल 2 भाग रखे गए, एक राज्य बोला गया पूर्ण राज्य और एक बोला गया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। अब 2 भाग रह गए, तो भाग 7 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब भाग 6 और भाग 8 अभी भी है। भाग 6 इसके लिए है, राज्य के लिए, और भाग 8 किसके लिए? संघ राज्य क्षेत्र के लिए है, ठीक ना। ये स्थिति है। तो अब केवल 2 ही श्रेणी के राज्य है, एक क श्रेणी का, एक घ श्रेणी के, यानी एक राज्य क्षेत्र है और एक कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश। ये भाग 6 में और ये भाग किसमें? 8 में है। भाग 9 में पंचायतें हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया आपके राज्य निर्माण कैसे होगा। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य गुजरात है। खैर, जो ना जी 56 की बात है, अधिनियम 56 का, तो इसमें 14 राज्य रखे गए यहां और 6 थे भारत के केंद्र शासित प्रदेश और 14 थे उस समय राज्य। आज 14 का असम कितने हो गए? 28, और यहां कितने हो गए? 8। यहां पे 8 हो गए, यानी वर्तमान में यहां कितने हैं? वर्तमान में यहां 28 हैं और यहां कितने वर्तमान में? 8 है। यह आपका क्षेत्र, तो बच्चों वाली बात होगी, है ना। दूसरा जो राज्य बना भाषा के आधार पर वो था गुजरात 1960 में। 1960 में क्या बना? गुजरात बना दूसरा
भाषाविद राज्य है। वो बंबई से अलग हुआ, मुंबई प्रांत से अलग हुआ। फिर जो 15वां राज्य है भारत का वो गुजरात है। जो 16वां राज्य वो असम से अलग हुआ, नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। वो भारत का 15वां राज्य है। ठीक। 1954 में, 1954 में, 1954 में पांडिचेरी यानी पुदुचेरी, जिस पर कि किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का अधिकार था। 54 में पांडिचेरी के 4 क्षेत्र। बच्चों साथ साथ उतार ले करो, या स्क्रीनशॉट लेकर लिख ले करो। उन्नीस में 54 में पांडिचेरी को भारतीय संघ में एक समझौते के तहत शामिल कर लिया गया। समझौता यह था कि जो पांडिचेरी है इसमें 4 जिले थे, माहे, यनम, पांडिचेरी और कारेकाल। इन जो चारों जिले हैं, ये चारों जिले 3 राज्यों में अलग अलग हैं, किसी भी सीमा आपस में नहीं मिलती। माहे जो है वो बच्चों आप जानते हैं, जैसे माहे है, माहे यहां केरल में है। माहे का है केरल में। यनम कहां है? यनम आपका आंध्र प्रदेश में है। जो कारिकाल है, कारिकल तमिलनाडु में। पांडिचेरी वो ऊपर पांडिचेरी, यहां पांडिचेरी का है, ये भी आपका तमिलनाडु में। 2 जिले तमिलनाडु में, एक का आंध्र प्रदेश में, एक का है केरल में। चारों को अपने राज्य में शामिल नहीं किया गया। कारण क्या? यहां पर एंग्लो, मैंने बोलते हैं जैसे एंग्लो इंडियंस वो हैं, यहां पर फ्रांसीसी लोग बसे थे, वो भारत से नहीं गए, उन्हें फ्रेंच कहते हैं। इन लोगों को जो यहां फ्रांसीसी हैं, आज भी फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। यही समझौता था। आज भी यहां के लोग फ्रांस में होने वाले चुनाव में अपना वोट देते हैं, जो फ्रांसीसी मूल के लोग हैं, जो फ्रेंच हैं वो देते हैं। यही समझौता हुआ था। और एक ये था कि इन क्षेत्रों को इन राज्यों में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनकी संस्कृति अलग है, और जो ये जो क्षेत्र है, राज्य है, उनकी संस्कृति अलग है। ये तेलुगु बोलते हैं, ये फ्रेंच बोलते हैं, ये तमिल बोलते हैं, ये फ्रेंच बोलते हैं, ये मलयालम बोलते हैं, ये फ्रेंच बोलते हैं। तो यहां पर ये अल्पसंख्यक बन जाते हैं, जो फ्रांसीसी थे। जब बन जाते अल्पसंख्यक, तो हो सकता है बच्चों अल्पसंख्यक होने के कारण इनका शोषण होता, इनके ऊपर अत्याचार होते, ये शासन प्रशासन में शामिल ना होते। इसी बात का समझौता पंडित नेहरू और फ्रांस की सरकार के बीच हुआ था। तो समझौते के तहत 54 में ये भारत में शामिल कर लिए गए थे। जो गोवा है बच्चों, वो 1961 में शामिल हुआ। किस ऑपरेशन से? विजय ऑपरेशन से। गोवा ना, यहां पर ये गोवा, यह गोवा यहां। तो गोवा की शामिल हुआ ऑपरेशन विजय से। ऑपरेशन विजय 1961, यानी सैन्य कार्यवाही शामिल हुआ। ऑपरेशन विजय 2 हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। जो भारतीय सेना द्वारा यानी आर्मी द्वारा चलाया गया वो 1999 का कारगिल विजय का है। और जो नेवी द्वारा चलाया गया, जो नौसेना ने चलाया गया था ना, ये नौसेना का था, नौसेना का। ये किसका है? ये नौसेना का है। तो नौसेना कौन सा है? विजय। ऑपरेशन विजय जो गोवा को मिला वो भारतीय नौसेना का था, और जो ऑपरेशन विजय कारगिल के लिए वो भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया है। तो 2 ऑपरेशन विजय है। ठीक है, चलिए। तो ये तो आपके शामिल किए गए राज्य। कौन सा राज्य किस डेट में बना, ये भी जरूरी है। ये मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, नेक्स्ट क्लास संविधान सभा की प्रैक्टिस के लिए होगी। और हम लोग एक नया सेशन चला रहे हैं आपकी सूचना के लिए। हम लोग एनटीपीसी जो अभी है, रेलवे ग्रुप डी, ठीक, और लेखपाल, इनसे संबंधित कुछ प्रैक्टिस लेकर आए हैं। कुछ मिसलेनियस है, उसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन बड़ा रहेगा। उसमें आपका स्टैटिक जीके के साथ साथ इतिहास भी रहेगा, भूगोल भी रहेगा, संविधान भी रहेगा। उसका एक प्रैक्टिस सेट हम डेली चलाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश का भी रहेगा, रीजनिंग का भी रहेगा,
और जो लेखपाल वाले बच्चों के लिए हिंदी का रहेगा। तो एक प्रैक्टिस सेशन बच्चों कल से या परसों से आपका हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो कंसेप्ट है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक, तो ये तो भाग 1 था, कैसे राज्य बने, किस तरह से क्या राज्यों का निर्माण हुआ। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी बच्चों वो भाग 2 के लिए होगी, और कुछ चीजें जो भाग 1 की रह गई हैं, क्योंकि अभी समय थोड़ा कम है, लंबी ज्यादा वीडियो हो जाती है, फिर आपकी शिकायत होगी इतनी लंबी वीडियो कैसे देखें हम लोग, इस वजह से। ठीक बच्चों, जय हिंद, जय भारत।